नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अप्रोच सीजीपीएससी में। आखिर छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार इतना क्यों है, इसके क्या कारण है और इसका प्रभाव और इसके समाधान के बारे में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे नेट ग्रेडिंग में रिश्वतखोरी मामला जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर का था। सड़क निर्माण में अनियमितता 2025 बीजापुर जिले में सड़क निर्माण में गड़बड़ी के मामले में था। भारतमाला परियोजना में मुआवजा घोटाले के बारे में था, जो रायपुर जिले के अभनपुर में घोटाले का मामला आया था। सरकारी गाड़ियों में पेट्रोल घोटाला, रायपुर में उच्च शिक्षा विभाग के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में इस मामले को देखा गया। समाज कल्याण विभाग में घोटाला, गरियाबंद जिले में समाज कल्याण विभाग में जो घोटाला हुआ था। शराब घोटाला, शराब घोटाले का मुआवजा के मामले में शराब घोटाला हुआ था। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड घोटाला जो सामने आया था। 51 अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे। पीडीएस घोटाला, नान घोटाला जैसे अनेक घोटाले और पीएससी घोटाला जिसको कोई भूल नहीं सकता है। तो ऐसे अनेक भ्रष्टाचार हैं जो छत्तीसगढ़ में हुए हैं। आखिर इसका क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ में लगातार घोटाला बढ़ते जा रहा है, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको डिटेलिंग से जानते हैं कि आखिर इसका क्या इम्पैक्ट है कि छत्तीसगढ़ में घोटाला लगातार बढ़ते जा रहा है। छत्तीसगढ़ जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर एक महत्वपूर्ण राज्य है। छत्तीसगढ़ की व्यापकता के लिए में भ्रष्टाचार के लिए यह बहुत बदनाम हो चुका है। यह सवाल बार बार हम छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के प्रमुख कारणों को जानेंगे, इसकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को जानेंगे, राजनीतिक प्रणाली और संभावित समाधान की गहराइयों में भी जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ में ये समस्याएं क्यों इतनी हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है जो छत्तीसगढ़ की भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी होगा। सबसे पहले जानते हैं छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण उसको जानना अति आवश्यक है। जब हम छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार के प्रमुख कारणों को जानते हैं, तभी हम समझ पाते हैं कि उसके परिणाम तक कैसे पहुंचेंगे और समाधान को कैसे करेंगे। तो खनिज संपदा सबसे पहली बात है। हम पहली बात करते हैं खनिज संपदा और प्राकृतिक संसाधनों की लूट। छत्तीसगढ़ राज्य अपने खनिज संपदा के लिए भरा हुआ है। यहाँ बहुत अधिक मात्रा में खनिज संसाधनों से भरपूर राज्यों में से एक है, जहाँ पर कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, वन संसाधन, हुमन संसाधन, जो खनिजों की बहुतायत के कारण खनिज माफियाओं के द्वारा और भ्रष्टाचार अधिकारियों के द्वारा लगातार खनिजों का खनन किया जाता है और अनियमितता रूप से बड़े पैमाने पर उसको घोटाला किया जाता है, जिसमें ठेकेदार, नौकरशाह और राजनेता सभी लोगों का मिली भगत होता है। यह अवैध खनन को बढ़ावा देने का एक तरीका है, जिससे छत्तीसगढ़ के खनिजों का दोहन किया जाता है और उसे कम प्राइस पर उस खनिजों को भी बेचकर उसका भ्रष्टाचार किया जाता है, जो छत्तीसगढ़ की बहुमूल्य संसाधनों को नष्ट करने का एक तरीका है, जिससे अपने पेट भरने के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों का मुंह बंद कर दिया जाता है। दूसरा है राजनीतिक भ्रष्टाचार और नौकरशाही कई संगठन। अगर हम इसके सांठगांठ को देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होने के बावजूद भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति बनी रही है। अब छत्तीसगढ़ में दो ही गवर्नमेंट आती है, एक तो कांग्रेस आती है या तो बीजेपी आती है, बाकी कोई और गवर्नमेंट है ही नहीं। तो चांसेस यहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होने के बावजूद भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति बनती रहती है। हर सरकार पर भ्रष्टाचार को आरोप लगे हैं, चाहे वह कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। सत्ता में आने के बाद नेता और अधिकारी अपनी संपत्ति बढ़ाने में जुट जाते हैं और नौकरशाही में उच्च पदों पर बैठे अधिकारी और नेता भी आपसी सांठगांठ में सरकारी योजनाओं के धन को हड़पने लगते हैं, जिससे समस्याएं और बढ़ती ही जाती हैं। प्रशासनिक अक्षमता और जवाबदेही की कमी।
अब यहाँ पे जब भ्रष्टाचार उन्हीं लोग को करना है जो नौकरशाही हैं या उच्च राजनीतिक भ्रष्टाचार है, तो वो प्रशासनिक अक्षमता या जवाबदेही की कमी होने का कारण भी यही है। जब ऐसा बनेगा तो फिर इसके लिए काम कौन करेगा। छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों में जवाबदेही की भारी कमी है। भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी जैसी लोकायुक्त या एंटी करप्शन ब्यूरो प्रभावी रूप से कार्य नहीं करती है, सिर्फ दिखावटी के लिए बना दिया जाता है, उसके बाद कार्य नहीं करती है। राजनीतिक दबाव के कारण भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं किया जाता है, इसी कारण यहाँ बढ़ते ही जाता है। गरीब, अब नेक्स्ट बात करते हैं गरीब और निम्न स्तर की साक्षरता। देखो, कोई भी स्टेट अगर डेवलपमेंट होगा तो जब तक डेवलपमेंट होगा तो उसके लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मगर अगर एजुकेशन के स्तर ही सही नहीं है तो भ्रष्टाचार वहाँ बढ़ेगा ही। अब हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं कि 6% बेरोजगारी दर है, पर 6% बेरोजगारी दर कौन कौन है। अब ईटा भट्टा में काम करने जा रहे हैं, खेत में काम करने जा रहे हैं, अगर उसको भी रोजगार के तौर पर काउंट करते हैं तो उसको रोजगार थोड़ी नहीं बोला जाता है। रोजगार का मतलब यहाँ पे परमानेंट रोजगार की बात है। अगर बाकी स्टेट का कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ परमानेंट रोजगार की बात किया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो नॉर्मल डेली वेजेस में जा रहे हैं, उसको भी रोजगार के तौर पर काउंट किया जा रहा है। तो राज्य में गरीबी और अशिक्षा की दर काफी अधिक है। गरीब और अशिक्षित लोग अपने अधिकार से अनजान होते हैं और आसानी से भ्रष्टाचार का शिकार हो जाते हैं। रिश्वत देकर सरकारी सेवाएं प्राप्त करना आम बात हो चुकी है। बहुत जगह आता है ऐसा मामला, हाल ही में आया अभी बिलासपुर सिम्स में ऐसा मामला आया है। तो ऐसी चीजें हैं जो होती रहती है। माफिया राज और संगठित भ्रष्टाचार। माफिया राज खनन, शिक्षा, शराब और परिवहन क्षेत्र में माफिया राज चल रहा है। राजनीतिक दल और बड़े उद्योगपति माफिया को संरक्षण देते हैं, जिससे इसका प्रभाव बढ़ते जाता है। सरकारी टेंट्स और योजनाओं में भी इसकी माफियाओं का वर्चस्व होते जा रहा है। देखो, बाहर से जैसे लोग काम करने आते हैं तो उन्हीं लोग क्या करते हैं, माफिया राज को बढ़ाने के लिए ऐसा काम करते हैं, कुछ प्रॉफिट के लिए ऐसा वर्क करते हैं, जिससे क्या होता है, संगठित भ्रष्टाचार बढ़ती जाती है और लोग प्रॉफिट कमाने के लिए लोगों का गला घोट देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे यहाँ के संसाधनों का नुकसान होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं योजनाओं में धन की हेराफेरी या कमीशन खोरी। हमारे यहाँ जैसे योजनाओं को भी लागू किया जाता है। छत्तीसगढ़ में सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर हेराफेरी होती है। जैसे गौधन न्याय योजना आया था। गौधन न्याय योजना के अंतर्गत क्या था, बहुत सारे गौशाला बनाना था। गौशाला में भी पेड़ा डालने के लिए 200 करोड़ रुपया पास किया गया था, पर अगर वास्तविक में आप जाकर देखते तो वहाँ पे कुछ आपको गाय के खाने या पशुओं के खाने के लिए कुछ रहता ही नहीं था। तो हर महीने अगर 10,000 रुपये आप दे रहे हो तो उसका वाकई में कुछ दिखना भी तो चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं दिखता था। तो छत्तीसगढ़ में सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर हेराफेरी होता है। मनरेगा, पीएम आवास हो गया, राशन वितरण हो गया और सड़क निर्माण जैसी योजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार होगा तभी तो ये माफिया राज बढ़ेगा। पंचायत स्तर से लेकर उच्च स्तर पर कमीशन खोरी का आम चलन हो गया है। इसी कारण छत्तीसगढ़ ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। नंबर 7, कानून का कमजोर इम्प्लीमेंटेशन। भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून तो बने हैं छत्तीसगढ़ में, नो डाउट बने हैं कानून, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसका प्रभाव आप ठीक से नहीं देख पाएंगे। जब भी कोई घोटाला उजागर होता है, दोषी पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, जिससे अन्य भ्रष्ट अधिकारियों का भी हौसला बढ़ता है या भ्रष्टाचार लोगों का भी हौसला बढ़ता है, जो बहुत नुकसानदेही होता है। तो इन चीज़ों को समझना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में आखिर भ्रष्टाचार को रोकना है तो उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा। तो इसके परिणाम क्या आते हैं उसको देखते हैं। भ्रष्टाचार के परिणाम कौन कौन से होते हैं, उसके बाद समाधान के बारे में बात करेंगे। आखिर भ्रष्टाचार जब इस तरीके से होगा तो विकास कार्यों में बाधा तो होगी ही, गरीबों और वंचितों का शोषण होगा, बेरोजगारी और पलायन बढ़ेगा, निवेश में गिरावट आएगी।
तो कहाँ से विकास होगा। छत्तीसगढ़ की विकास करने के लिए इन मुद्दों में हमको बात करने की आवश्यकता है और जागरूकता होने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार के कारण छत्तीसगढ़ की बुनियादी ढांचे का विकास बाधित होगा। अगर विकास की बात करेंगे तो बुनियादी ढांचे का विकास नहीं हो पाएगा। खराब सड़कें, अधूरी योजना और निम्न गुणवत्ता की सरकारी योजनाओं का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होगा जो विकास के कार्यों को बाधित करेगा। गरीबों और वंचितों का शोषण होगा। भ्रष्टाचार के कारण गरीब तबका सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि बीच में ही अधिकारी और बिचौलिया पैसा खा जाते हैं, जिससे शोषण बढ़ता है। गरीबी और पलायन। भ्रष्टाचार के कारण राज्यों में औद्योगिक गति धीमी पड़ जाएगी, जिससे नौकरियों की संख्या कम हो जाएगी। मजबूर होकर लोग अन्य राज्यों में काम करने के लिए पलायन होंगे, तो ये समस्याएं बढ़ती जाएंगी। निवेश में गिरावट देखा जाए तो भ्रष्टाचार की वजह से देश और विदेश निवेशक छत्तीसगढ़ में क्यों काम करेंगे। जब अगर मैं यहाँ पैसा लगाना चाहता हूँ पर यहाँ पे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं या भ्रष्ट नेता बैठे हुए हैं तो ये तो सबसे पहले पैसा ले लेंगे, तो निवेश कौन करेगा फिर। अगर आप 100 रुपये का निवेश करते हो और 20 रुपये डायरेक्ट आपको देना पड़ता है तो वास्तविक निवेश किसका हो गया, 80% हो गया आपका। तो यहाँ पे तो कोई आप वो प्रॉफिट नहीं बन पाएगा, जिससे आप निवेश में लगातार गिरावट हो जाएगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नंबर 5 में अगर हम देखते हैं आगे और बात करते हैं तो अपराध में अस्थिरता में वृद्धि। छत्तीसगढ़ की भ्रष्टाचार के बारे में बात करें तो आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ती जाती है। लैंड एंड ऑर्डर प्रॉपर मेंटेन नहीं रहता है। भ्रष्टाचार की वजह से अपराध लगातार बढ़ते जाते हैं। पुलिस और प्रशासन की ढिलाई के कारण माफिया और अपराधी बेखौफ होकर गैर कानूनी काम करते हैं, जो एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट में ये नकारात्मक प्रभाव है, जिसका परिणाम होता है भ्रष्टाचार ही छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर सकता है। अच्छा, हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमें कौन कौन से संभावित समाधान की ओर आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हम छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। सबसे पहले ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। सरकारी कामकाज में ई गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार में कमी ला सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग से डिजिटल पेमेंट्स और पारदर्शी सिस्टम लागू करने से अधिकारियों द्वारा धन के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। जब भी आप ऑनलाइन होंगे या ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, भ्रष्टाचार कम होगा। पर इसको रियल मायने में करने की ज़रूरत है, ना कि कागज में लाल फीताशाही में रख कर करने की ज़रूरत है। अगर आप रियल मायने में करेंगे तो ज़रूर इसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे मातृ वंदना योजना, महतारी वंदना योजना जो लागू है अभी, हर महीने महिलाओं के अकाउंट में आता है 1000। ये फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ चल रहा है। वैसे ही डीबीटी को भी आपको बेहतर करना पड़ेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को, ताकि लोगों तक वो चीज़ बढ़े और ई गवर्नेंस के माध्यम से ऐसा हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं सख्त कानून और निष्पक्ष जांच एजेंसी। ऐसा छत्तीसगढ़ में लागू होना चाहिए कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को निष्पक्ष जांच के लिए मजबूत लोकायुक्त और एंटी करप्शन ब्यूरो की आवश्यकता हो। साथ ही दोषी को जल्द से जल्द सजा मिलने के लिए न्यायिक प्रणाली को मजबूत बनाना चाहिए। सामाजिक जागरूकता और जन भागीदारी को बढ़ावा देना। देखो, भ्रष्टाचार को कम करना है तो लोगों के साथ कनेक्टिंग होना जरूरी है। अगर एक आदमी के ऊपर कोई समस्याएं हो रही है तो दूसरे आदमी को भी जाकर उसका साथ देना चाहिए ताकि सॉल्यूशन निकले। लोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता होना बहुत जरूरी है। जब तक आम जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी तब तक समस्याएं बनी रहेंगी और समस्याएं लगातार चलती रहेंगी। तो इन चीजों को समझना जरूरी है। आरटीआई जो सूचना का अधिकार है उसको प्रभावी रूप से उपयोग करना। जब तक आप भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं या सरकारी विभाग या प्रभावी बनाना चाहते हैं आरटीआई को, तो आपको पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है। लोग यदि आप अपने अधिकारियों के प्रति जागरूक होंगे तो भ्रष्टाचारियों
पर दबाव बनेगा और छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को कम किया जा सकेगा। प्रशासनिक सुधार की बात करते हैं। प्रशासनिक सुधार बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रशासनिक सुधार के माध्यम से ही आप तक चीज़ें पहुंचती है। तो प्रशासन ही अगर सही तरीके से कार्य करना शुरू करेगा, लोगों के लिए, आम जनता के लिए काम करना शुरू करेगा, तो निश्चित तौर पर उसका एक सकारात्मक बेनिफिट मिलेगा। सरकारी विभाग में अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही तय करना जरूरी है। अधिकारियों और कर्मचारियों का नियमित ऑडिटिंग और मूल्यांकन करना जरूरी है। उसके पास कितना धन था और एक साल में कितना ग्रोथ हुआ है, उन चीज़ों को देखना जरूरी है, ताकि प्रॉपर ऑडिटिंग हो और उन लोगों को जान सके। मीडिया और सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग, निष्पक्षता, पत्रकारिता और सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रष्टाचार को उजागर करने से सरकार और प्रशासन पर दबाव बनाना जरूरी है। सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सोशल मीडिया के तहत आप चीज़ों को जान पाते हैं, लेकिन अगर वहीं सही से काम नहीं करेगा तो आप उन चीज़ों को सही से इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो सोशल मीडिया का आज बहुत बड़ा रोल प्ले है। उसके माध्यम से भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं पर कड़ी कार्रवाई। अच्छा, जब तक आप भ्रष्ट अधिकारियों, जो पिछले भ्रष्ट अधिकारी और नेता हैं, अगर उस पर आप कड़ी कार्रवाई नहीं किए हैं तो वो उसका इम्पैक्ट आने वाली पीढ़ी के लिए भी पड़ता है। अगर आप शासन या सुशासन को बेहतर करना चाहते हैं तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं पर 100% बहुत टाइट एक्टिविटीज करना चाहिए। यदि आप किसी अधिकारी या नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप साबित होता है तो उसे बर्खास्त कर देना चाहिए। साथ ही साथ उसके पूरे धन को भी जब्त करना चाहिए और उसकी संपत्तियों को पूरा जब्त करना चाहिए। साथ ही साथ उसके साथ और संलग्न है उस पर भी कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, ताकि वह एक एग्जाम्पल बन सके। जब तक आप सही एग्जाम्पल पेश नहीं करेंगे कि इस तरह के मामले आते हैं, तब तक आप इन भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं को नहीं रोक सकते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत एक्टिव होना चाहिए। साथ ही साथ लोकल आपके जो कोर्ट्स हैं, है ना, जो जिला कोर्ट हो गया या तहसील कोर्ट हो गए, उसको भी एक्टिव होने की ज़रूरत है, ताकि अच्छा फास्ट एंड ट्रायल, जो स्पीड से अगर किसी भी चीज़ को करेंगे तो उसका एक परिणाम सकारात्मक रूप से बढ़ेगा और छत्तीसगढ़ में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और भ्रष्टाचार को कंट्रोल किया जा सकेगा। सिस्टम करप्शन को रोकने का यही एक तरीका है जिससे हम भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं। लास्ट में बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार की समस्या गहरी और जटिल है। इसका कारण प्राकृतिक संसाधनों की लूट, राजनीतिक मिलीभगत, प्रशासनिक असक्षमता, आम जनता की उदासीनता, भ्रष्टाचार के कारण राज्य का आर्थिक विकास बाधित हो रहा है और आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि कुछ ईमानदार प्रशासक भी हैं या जवाबदेही सरकार भी है या जागरूक नागरिक भी है। सारे लोग नहीं होते हैं। कुछ लोगों के कारण, बोलते हैं ना, एक मछली के कारण, एक गंदी मछली के कारण पूरा तालाब गंदा हो जाता है, वैसे ही सारे लोग करप्टेड नहीं होते हैं, पर जो करप्टेड होते हैं उसके कारण क्या होता है कि पूरा माहौल खराब हो जाता है। तो उन्हीं करप्टेड लोगों को हमको पहचानना है। छत्तीसगढ़ को विकास करने के लिए उस 10% से लेकर 20% जो करप्टेड ऑफिसर्स हैं या राजनेता हैं या कोई भी हो, चाहे वो आम जनता हो, तो अगर आप करप्शन को दूर करना चाहते हैं तो यही एक रास्ता है। इसको अगर आप कंट्रोल करते हैं तो निश्चित तौर पर चीज़ें बहुत अच्छी होगी और छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार कम होगी। हमें जवाबदेही सरकार, जागरूक नागरिक बनकर मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि इस समस्या का निदान कर सकें। छत्तीसगढ़ को एक भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के लिए हमें कड़े कदम उठाने की जरूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर और पारदर्शी शासन व्यवस्था को बनाया जा सके और इसको और बेहतर किया जा सके। अगर आपको कुछ और लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे से जितना मेरे को समझ आया उतना मैं इसको
कोशिश किया और इसको अच्छे से बनाने की और कोशिश करूँगा ताकि ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।